अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग इंटरेक्शन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन और ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन। ठीक है, सबसे पहला ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है कि एक ड्रग जब भी जो है दूसरी ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन, इन चारों में से किसी भी चीज़ को इफ़ेक्ट करे तो ये कहलाती हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। अगर एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करें तो ये हमारे पास कहलाएगी साइनर्जिज्म, क्योंकि ड्रग की जो है एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो रही है तो उसका इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। या एक ड्रग जो है हमारे पास दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करें तो ये भी हमारे पास कहलाएगी साइनर्जिज्म। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से। ठीक है, इसके अलावा अगर एक ड्रग हमारे पास डिक्रीज़ कर रही हो एब्जॉर्प्शन को तो वो कहलाएगी एंटागोनिज्म। ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में से कोई भी चीज़ ड्रग कम कर रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा, एंटागोनिज्म होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन कम होगी तो ड्रग कम पहुंचेगा, इफेक्ट कम होगा। इसके अलावा अगर एक ड्रग दूसरी ड्रग की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर रही है या एक्सक्रीशन इंक्रीज़ कर रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये भी एंटागोनिज्म होगा, क्योंकि वो जो है उसके इफेक्ट को ख़त्म कर रही है, मेटाबोलाइज करके निकाल देगी या एक्सक्रीट आउट कर रही है तो अल्टीमेटली जो है ड्रग का इफेक्ट कम हो रहा है। अगर हम मेटाबॉलिज्म सप्रेसर दें, मेटाबॉलिज्म सप्रेसर जब भी देंगे मेटाबॉलिज्म रुकेगा तो ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ेगी। तो हमारे पास ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की भी फर्दर तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक्स। सबसे पहला फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन। फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन में क्या होता है कि एक ड्रग जो है ना फिजिकली दूसरी ड्रग के साथ एक्ट करे तो ये कहलाती है हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन। मतलब एक ड्रग जो है दूसरी ड्रग की कंसंट्रेशन को इफेक्ट करेगी जब भी हम उनको साथ रखें। फॉर एग्जांपल एम्फोटेरिसिन बी है हमारे पास, नॉर्मली ये 50 mg Q24 आवर्ली हम दे रहे होते हैं, जबकि सीवियर कंडीशंस में 75 mg Q24 आवर्ली दी जाती है। तो जब भी ये हम देंगे तो ये जो है 250 ml D5W 5% डेक्सट्रोज जो होती है उसमें डाइल्यूट की जाती है और फिर जो है इन्फ्यूज़ की जाती है ओवर 4 आवर्स। तो ये जो है नॉर्मल सलाइन के साथ नॉन कंपेटेबल है। अगर हम इसको नॉर्मल सलाइन में ऐड करेंगे तो वो जो है इस ड्रग को ख़राब कर देगी। इसके अलावा क्लैरिसिड, क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है वो हमारे पास नॉर्मल सलाइन या D5W दोनों में डाइल्यूट हो सकती है 250 ml के अंदर, मगर रिकन्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी है कि हम 10 ml डिस्टिल वाटर के अंदर पहले उसको रिकन्स्टिट्यूट करें, फिर फर्दर जो है उसको डाइल्यूट करें। अगर डायरेक्ट हम जो है उसको नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट कर लें, रिकन्स्टिट्यूट कर लें तो उसकी वजह से जो है सिल्वर कलर के प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले इसको जो है रिकन्स्टिट्यूट करके फिर जो है फर्दर डाइल्यूशन करते हैं और फिर जो है विदिन 2 आवर्स इन्फ्यूज़ किया जाता है। फेनिटोइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है वो नॉर्मल सलाइन के साथ कंपेटेबल है। इसके अलावा अगर हम ऑगमेंटिन देखें और केलामॉक्स, अब दोनों का सेम जेनरिक है, तो ऑगमेंटिन हमारे पास 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल है, जबकि केलामॉक्स जो है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल होती है। इसके अलावा सक्सामिथोनियम और थायोपेंटोन, अब ये दोनों ड्रग जो है फार्मास्यूटिकली इनकम्पेटेबल है, तो इसलिए हम जो है इन्हें सेम सिरिंज में नहीं दे सकते। इसके अलावा बेंजाइल पेनिसिलिन और हेपरिन ये भी फार्मास्यूटिकली इनकम्पेटेबल हैं, तो इसीलिए कभी भी जो है हम सेम सिरिंज में कंबाइन नहीं करेंगे। अगर हमें सेम पेशेंट को देनी है तो हम जो है डिफरेंट इंजेक्शन या डिफरेंट सिरिंजेस यूज़ करके उसके थ्रू दे सकते हैं। सेकंड हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन जो है बॉडी के अंदर होगा। जैसे वो प्रीवियसली हमारे पास फार्मास्यूटिकल था वो तो बाहर ही हो रहा था, ड्रग हम साथ रख रहे थे तो वहीं पे जो है एक ड्रग दूसरे को ख़राब कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन बॉडी के अंदर होगा, मतलब एक ड्रग जो है वो दूसरी ड्रग की कंसंट्रेशन को चेंज करेगी। किस तरह, या तो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेगी या डिस्ट्रीब्यूशन को या मेटाबॉलिज्म को या एक्सक्रीशन को। ADME जो था हमारा, उनमें से चारों में से किसी को भी इफेक्ट करेगी एक ड्रग दूसरी ड्रग के, और उसकी वजह से फिर जो है कंसंट्रेशन चेंज कर देगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजॉक्सिन और क्यूनिडीन, ये आइडियली हमें अवॉइड करनी चाहिए। डिजॉक्सिन हमारे पास कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, फॉक्सग्लोव से जो हमें मिलता है, ये जो है एज अ पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज़ करता है, जबकि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक है तो हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है। जब ये हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है इसीलिए जो है एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर में एज अ एंटी फिब्रिलेटर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा क्यूनिडीन जो है वो एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो क्यूनिडीन जब भी हम डिजॉक्सिन के साथ देते हैं तो ये जो है डिजॉक्सिन की कंसंट्रेशन को डबल कर देती है। ठीक है,
रीनल एक्सक्रीशन डिक्रीज़ कर देती है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी डिक्रीज़ कर देती है डिजॉक्सिन की। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास डिजॉक्सिन की कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाती है। ब्लड रेंज जो हमारे पास डिजॉक्सिन की होती है हार्ट अटैक या कार्डिक अरेस्ट में 0.5 से 0.9 नैनोग्राम पर ml होती है, जबकि आर्टेरियल फिब्रिलेशन या एंटीरिथमिक इफेक्ट के लिए 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास थियोफाइलिन प्लस सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, नॉरफ्लॉक्सिसिन या एरिथ्रोमाइसिन, सिमेटिडीन, इनमें से कोई भी ड्रग अगर हम थियोफाइलिन के साथ दें, थियोफाइलिन हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर है, नैरोथेरापेटिक इंडेक्स ड्रग है। ये जो है साइटोक्रोम P450 के थ्रू मेटाबोलाइज होता है, साइटोक्रोम P1A2 जो एंजाइम है उसके थ्रू। अगर साइटोक्रोम P450 इनहिबिट हो जाए तो थियोफाइलिन की फ्री ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा। तो ये जितनी भी ड्रग हैं, सिप्रो, नॉरफ्लॉक्सिसिन, एरिथ्रोसिमेटिडिन, ये सब की सब साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर हैं। ये जब साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देंगी तो अल्टीमेटली जो है हमारे पास थियोफाइलिन की ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा वारफेरिन के साथ या फेनिटॉइन या कार्बामिज़ापिन, इनके साथ जब भी हम सिप्रो, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, सिमेटिडीन, एरिथ्रोमाइसिन, इनमें से कोई भी ड्रग दें तो ये सब की सब जो है साइटोक्रोम P3A4, साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कंसंट्रेशन वारफेरिन की, फेनिटॉइन की या कार्बामेज़ापिन की इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि साइटोक्रोम P3A4 जब भी इनहिबिट होगा मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा, मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा तो ड्रग जो है बॉडी से निकलेगी नहीं, तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है। नॉर्मल अगर वारफेरिन की रेंज देखें हम, कार्डिक पेशेंट के लिए INR वैल्यू कराई जाती है। ठीक है, वारफेरिन को जब भी हमने मॉनिटर करना होता है उसके लिए INR वैल्यू कराई जाती है। तो INR जो कार्डिक पेशेंट के लिए है वो 2 से 3 नॉर्मल रेंज होती है। अब जो भी फूड हमारे पास विटामिन के रखती हैं वो जो है वारफेरिन के इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज़ कर लेती हैं, क्योंकि विटामिन के में जो है कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोएगुलेशन कराने की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसीलिए जो भी फूड इस तरह की जो विटामिन के रखती होंगी वो वारफेरिन के इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज़ कर लेंगी, मतलब उसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर देंगी। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी जो है वो हम वारफेरिन वाले पेशेंट को कहते हैं कि अवॉइड करें और लिमिटेड क्वांटिटीज़ में सजेस्ट की जाती हैं। अगर INR लेवल इंक्रीज़ हो तो चांसेस ऑफ जो है हमारे पास हेमरेज बढ़ जाते हैं, मतलब एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बढ़ेगा। अगर रेंज 4 to 5 की तरफ जा रहे हैं तो हेमरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इवन दो रेड कलर स्पॉट्स भी स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, फिर हमें जो है वारफेरिन स्टॉप करनी पड़ती है। ड्रग इंटरेक्शन में थर्ड टाइप है हमारे पास फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शन। फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शन में क्या होगा कि जब भी दो ड्रग साइनर्जिज्म या एंटागोनिज्म प्रोड्यूस करें, मतलब एक ड्रग दूसरे के रिस्पांस पे इफेक्ट प्रोड्यूस करें, तो ये कहलाता है फार्माकोडायनामिक। क्योंकि डायनामिक्स हम उसे कहते हैं कि इफेक्ट जो होता है ड्रग का बॉडी पे, तो जब एक ड्रग दूसरे के रेस्पॉन्स को इफेक्ट कर रही हो तो ये हमारे पास कहलाती है फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल पेन और फीवर के साथ हमारे पास पेशेंट है, उसको हमने जो है पैरासिटामोल दी, साथ में कोडीन दी, तो ये दोनों जो है साइनर्जिज्म प्रोड्यूस करेंगे, उसका पेन और फीवर जल्दी रिलीव होगा। हमारे पास पैरासिटामोल अगर फीवर के अगेंस्ट काम कर रही है तो कोडीन जो है वो पेन के अगेंस्ट काम कर लेगी, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगी। इसके अलावा हम अगर पैरासिटामोल और ट्रामाडोल का कॉम्बिनेशन दे तो ये भी जो है साइनर्जिज्म इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा हमारे पास अगर पेशेंट आया जनरलाइज्ड एडीमा के साथ और उससे हमने जो है फ्यूरोसिमाइड लेसिक्स दी है, लेसिक्स एडीमा को तो रिड्यूस करेगा, वाटर कंटेंट निकालेगा, मगर साथ साथ जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी भी करा रहा होता है। और अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। ठीक है, पोटेशियम डेफिशिएंसी जो है हमारे पास ब्रेडिकार्डिया या क्रैम्प्स की तरफ लीड कर रही होती है। तो जब भी हम फ्यूरोसिमाइड देंगे तो उसके साथ स्पायरोनोलैक्टोन या अमाइलोलाइड ऐड कर देंगे, ताकि जो है पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक जो है पोटेशियम के लॉस को प्रिवेंट कर सके। इसकी हमारे पास ड्रग मौजूद होती है लेजोराइड, जिसमें फ्यूरोसिमाइड प्लस अमाइलोराइड का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा पेशेंट अगर हमारे पास DVT के साथ आ रहा हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है, तो उसमें हम जो है वारफेरिन दे देते हैं। वारफेरिन एंटीकोगुलेंट है हमारे पास। ऑनसेट ऑफ एक्शन अगर वारफेरिन का देखें तो 36 से 48 घंटे बाद वारफेरिन जो है अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करती है। ये जो है 99% ड्रग हमारे पास प्रोटीन बाउंड रहती है, जबकि सिर्फ 1% ऐसी ड्रग होती है जो फ्री फॉर्म में अवेलेबल होती है वारफेरिन, और वो 1% जाके अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखा रही होती है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से अल्ब्यूमिन के लेवल कम हो जाए, अल्ब्यूमिन लेवल कम होने की वजह से जो है बॉडी में वारफेरिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि वारफेरिन जो है अल्ब्यूमिन के साथ ही बाइंड होता है, तो फिर जो है उसकी कंसंट्रेशन कम मौजूद होती है। मगर जब अल्ब्यूमिन कम होगा तो अल्टीमेटली फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो चांसेस ऑफ हेमरेज या टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं वारफेरिन के।
हाफ़ लाइफ अगर हम देखें वारफेरिन की तो 3 दिन होती है हाफ़ लाइफ। तो हम क्या करते हैं कि एक्यूट कंडीशन को जब भी हमें ट्रीट करना हो ना, तो वारफेरिन तो 36 से 48 घंटे बाद इफेक्ट दिखा रहा है, तो एक्यूट कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम जो है हेपरिन ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑनसेट जो है वारफेरिन का बहुत लॉन्ग है, वो बहुत देर बाद असर दिखाएगी, तो उसको एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए हम हेपरिन ऐड करेंगे, या इनॉक्सापेरिन भी ऐड कर सकते हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हमारे पास मौजूद होती है। अब जिस तरह वारफेरिन की मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास जो है INR टेस्ट होती है, इसी तरह इनॉक्सापेरिन की जब भी हमें मॉनिटरिंग करनी हो तो उसके लिए एपीटीटी टेस्ट होती है। एपीटीटी एब्सोल्यूट प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट होती है, जो हमें जो है इनॉक्सापेरिन के लेवल्स या उसका इफेक्ट बता रही होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। वारफेरिन जो है वो इनहिबिट करता है विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को। डीवीटी ट्रीटमेंट के लिए हम जब भी वारफेरिन दे रहे हो 3 mg QD या जो है हम INR की बेसिस पे भी फिर उसका डोज एडजस्ट कर रहे होते हैं, जबकि इनॉक्सापेरिन जब भी हम ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हो तो 1 mg पर kg BID दे रहे होते हैं, जबकि अगर डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम इनॉक्सापेरिन दे रहे हो तो 40 mg हम QD देते हैं सबक्यूटेनियसली। इसके अलावा जो भी हमारे पास ICU एडमिटेड पेशेंट होते हैं या बेड रिडन पेशेंट होते हैं तो उनमें हमें डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस के साथ साथ GI प्रोफाइलेक्सिस भी लाजमी देनी होती है, ताकि अल्सर प्रोफाइलेक्सिस भी दें हम पेशेंट को और डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस भी दे दें। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग इंटरेक्शन की टाइप, ड्रग फूड इंटरेक्शन। बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं हमारे पास जिनका इफ़ेक्ट जो है कुछ फूड्स के साथ इंक्रीज़ होता है और कुछ फूड्स के साथ उनका इफ़ेक्ट जो है डिक्रीज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स में हम लें टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह जो हैं, ये कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स के साथ जब भी हम दें तो इनकी जो है उनके साथ इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से जो है इनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, ख़ास तौर पे जो मिल्क योगर्ट है। इसीलिए हम जब भी टेट्रासाइक्लिन या क्विनोलोन्स वगैरह दे रहे होते हैं तो पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि एटलीस्ट 2 घंटे का गैप करें डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ। इसके अलावा कुछ जो है कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स वो आयरन प्रोडक्ट्स के साथ भी जो है इंटरेक्शन करते हैं, जैसे हमारे पास फिफोलविट और ओसनेट डी अगर हम दे रहे हैं एक पेशेंट को तो उनमें भी जो है इंटरेक्शन होगा, तो इसीलिए हम जो है कहेंगे कि एटलीस्ट गैप दें, या ये करें कि अगर एक मेडिसिन हम दोपहर के टाइम दे रहे हैं तो दूसरी रात को कर लें। इसके अलावा आइटोप्राइड गैस्ट्रोकाइनेटिक एजेंट जो है गट के लिए यूज़ की जाती है, ये 50 mg हम जो है TID बिफोर मील्स देते हैं, क्योंकि ये जो है फूड के साथ इसका वहाँ पे इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से ये जो है एब्जॉर्प्शन इसकी कम हो जाती है, तो इसीलिए जो है 50 mg TID बिफोर मील्स दी जाती है। इसके अलावा सुक्राल फेट हमारे पास म्यूको प्रोटेक्टिव जो है ये 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में दी जाए मील के। स्टेटिन्स जो भी हमारे पास एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन वगैरह हैं जो HDL की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, जबकि HDL की क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। LDL डिक्रीज़ होगा और HDL इंक्रीज़ होगा बॉडी के अंदर। तो ग्रेप फ्रूट जो भी होते हैं ना वो इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ग्रेप फ्रूट जो है वो साइटोक्रोम P3A4 को इनहिबिट करते हैं और ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो अल्टीमेटली जो है स्टेटिन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, तो उसकी वजह से जो है एटोरवास्टैटिन या सिम्वास्टैटिन इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में, और उसकी जब भी टॉक्सिसिटी होगी तो उसकी वजह से जो है रेब्डोमाइलिसिस होगी। रेब्डोमाइलिसिस बहुत सीवियर कंडीशन है जिसमें मसल वीकनेस हो जाती है। थर्ड हमारे पास टाइप है ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन। बहुत सी ऐसी हमारे पास ड्रग हैं जो मुख्तलिफ़ डिजीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, उनकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट है जो CKD का है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के साथ आया है और उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब उसकी कवरेज के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एमिकासिन, तो ये एमिकासिन हम उसे नहीं दे सकते। CKD पेशेंट है, एमिकासिन अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास से बिलोंग करता है जिसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज कराने की सलाहियत है। अब नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज कराएगा तो पेशेंट ऑलरेडी CKD का है, फर्दर उसमें जो है किडनी फंक्शन ख़राब होगा, तो इसीलिए जो है या तो ये ड्रग अवॉइड की जाए, ऐसी ड्रग दे जो किडनी के थ्रू ना निकलती हो, या जो है इसका डोज एडजस्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू उसके क्रेटिनिन लेवल, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्रोनिक लिवर डिजीज़ के साथ पेशेंट आए और उसको अगर पैरास्टामोल 1 ग्राम QID दी गई हो, ठीक है, ये उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। पैरास्टामोल 500 mg BID दी जाए PRN बेसिस पे, ठीक है, डोज एडजस्ट किया जाए, क्योंकि हमारे पास पैरास्टामोल जो है वो लिवर के थ्रू एक्सीट आउट होगी और लिवर पे उसका सीवियर इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा CKD का पेशेंट है जो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन के साथ आया, डॉक्टर ने उसको वैंक प्रिस्क्राइब की है, तो वैंक में भी सलाहियत होती है कि ये जो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज कराती है, तो इन पेशेंट में हम जो है या तो डोज एडजस्ट करेंगे या ऐसी ड्रग की तरफ स्विच करेंगे जो रीनली एक्सक्रीट आउट ना होती हों। इसके अलावा पेशेंट हमारे पास जो मस्थैनिया ग्रेविस के हों, उनमें अगर
लोअर आरटीआई का पेशेंट है और साथ में मिस्थेनिया ग्रेविस है। क्लेरिथ्रोमाइसिन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए तो ये इस पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग ऐसी हैं जो मिस्थेनिया ग्रेविस में हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ठीक है, या जो भी ऐसी ड्रग जो मसल वीकनेस कॉज कराती हों वो हम जो है मिस्थेनिया ग्रेविस में नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन में हमारे पास पेनिसिलिन जो है एक अच्छी चॉइस है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है फर्दर चैप्टर्स डिस्कस करेंगे।